गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। आज हम जो है यूरोकोड डेटा के डेवलपमेंट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डेवलपमेंट है हार्डमानिया का, मतलब हार्डमानिया एक फेमस एग्जांपल है यूरोकोड डेटा का। तो अगर आप इसका डेवलपमेंट समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब यूरोकोड डेटा का डेवलपमेंट कैसे होता है। बेसिकली मतलब ये यूरोकोड डेटा है ना, तो इसलिए जो है इसको समझना आवश्यक है। सो जो डेवलपमेंट है हार्डमानिया का वो डिस्क्राइब करा था सेबेस्टियन 1953 और दास 1957 में, है ना। सेबेस्टियन ने 1953 में डिस्क्राइब करा था और दास ने 1957 में। डेवलपमेंट होता क्या है कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन्वॉल्विंग अ फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा। तो बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, जिसमें एक लार्वल स्टेज आती है जिसका नाम क्या है, टेडपोल लार्वा है। हार्डमानिया एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का, जिसमें जो है हाईली डेवलप्ड टेडपोल लार्वा अंडरगोज रेट्रोग्रेसिव चेंजेस टू बिकम द मोस्ट डिजेनरेटेड एंड सेडेंटरी एडल्ट। देखिए बच्चों, जब इसके लार्वल का डेवलपमेंट, मतलब जब इसका लार्वा जो है डेवलप होता है, तो जब वो लार्वा से एडल्ट स्टेज में आता है तो वहाँ पर जो है कुछ अलग तरह का मेटामॉर्फोसिस होता है जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, इसमें क्या होता है, जो हाईली डेवलप्ड टेडपोल लार्वा है उसमें जो एडवांस कैरेक्टर होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, और इस वजह से ये डिजेनरेटेड और सेडेंटरी एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फिनोमेनन है, ये जो घटना है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की, ये विशिष्ट है यूरोकोडेट्स के लिए और हमें एक क्लू देती है कॉर्डेट नेचर के लिए। कैसे? क्योंकि अगर हम इसके एल्डर्ड को कंसिडर करें तो उसमें जो है कॉर्डेट के कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं, और इसलिए इसके लार्वल के डेवलपमेंट को पढ़ना, इसके लार्वल की स्ट्रक्चर को पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें एक क्लू प्रोवाइड कर रही है, हमें टेक्सोनोमिक पोजीशन प्रोवाइड कर रही है अपने बारे में कि क्योंकि मेरे पास जो है ये कॉर्डेट के कैरेक्टर्स हैं, उसके लार्वा के पास जो है कॉर्डेट के कैरेक्टर्स हैं, इसलिए उसको हमने किस में इंक्लूड किया है, कॉर्डेटा में इंक्लूड किया है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके गैमेट्स की। तो स्पर्मेटोजोआ मेल गैमेट, जो स्पर्म है हार्डमानिया का वो फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिला होते हैं उसके पास, फ्लैजिला, एंड अबाउट 4 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 4 माइक्रोन मीटर होती है। प्रत्येक स्पर्म हैज एन एंटीरियर हेड। तो प्रत्येक जो स्पर्म है उसके पास जो है क्या होगा, एक एंटीरियर हेड होगा जिसमें जो है एक न्यूक्लियस होगा और उसके ऊपर कैप लगी हुई होगी किसकी, बीक लाइक एक्रोजोम की। एक मिडल फिश होगा, साथ में नेक होगी और एक बहुत लंबी टेल होगी। जैसे कि जनरली ह्यूमन जो स्पर्म है वो भी लगभग इसी तरह का दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू दास 1963 स्पर्म्स ऑफ हार्डमानिया आर पॉलीमॉर्फिक। तो जो दास है वैज्ञानिक साइंटिस्ट, उन्होंने सन 1936 में बताया कि स्पर्म्स जो है हार्डमानिया का वो पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक मतलब जिसके बहुत सारे रूप हो। 3 types of sperms having acrosomic either shorter, equal और longer than the head। तो 3 प्रकार के जो है एक्रोजोम हो सकते हैं, या तो छोटा होगा या बराबर होगा या फिर जो है हेड से जो है ज़्यादा लंबा होगा। अब बात करते हैं ओवा की, यानी फीमेल जो गैमीट है। द ओवा, या उसको क्या कह सकते हैं, अनफर्टिलाइज एग्स भी बोल सकते हैं, है ना। आर माइक्रोलेसिथल, कैसे किस प्रकार का है, माइक्रोलेसिथल है। माइक्रोलेसिथल मतलब उसमें जो योग का जो कंटेंट है वो बहुत कम है। योग जानते हो ना आप क्या होता है, पीतक जिसको बोलते हैं। हैविंग डिस्टिंक्ट एनिमल एंड वेजिटल पोल्स, जिसमें जो है साफ साफ जो है एनिमल पोल और वेजिटल पोल्स दिखाई पड़ते हैं। मैच्योर ओवम इज अबाउट 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो जो मैच्योर ओवम है उसकी जो डायमीटर होता है वो 0.3 होता है और 0.3 mm।
और एंड कंटेनिंग अ इसेंट्रिक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिसमें जो है न्यूक्लियस होती है। द एग इज सराउंडेड बाय एन इनर विटेलाइन मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय द ओव्यूम। तो ओव्यूम के द्वारा ही एक इनर विटेलाइन मेम्ब्रेन सिक्रेट की जाती है जिसके द्वारा एग सराउंडेड होता है, विच इज क्लोजली अप्लाइड टू इट एंड आउटर टू इट आर टू कोरियन मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर, सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द ओवरी। तो जो ओवरी की जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, इनर विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है, उसके चारों ओर जो है दो कोरियन मेम्ब्रेन्स का जो है सिक्रेशन किया जाता है फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा, एक बाहर और एक अंदर। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन इसका कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए, मेल और फीमेल जो गोनेट्स है, मतलब है ना, वो एक ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब है जो फीमेल जो गैमीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है मैच्योर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम मेल गैमीट्स की बात करें। तो इसलिए उनको जो है पानी में छोड़ दिया जाता है, और पानी में छोड़ने के बाद मेल गैमेट्स को, फीमेल गैमेट्स को भी पानी में छोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ जो है फिर उसके बाद जब जो दूसरा जो एनिमल होगा, मतलब जो उसके पास होगा या आसपास कहीं पर भी जो दूसरा जो है ऑर्गेनिज्म होगा, वो भी जो है मेल गैमेट्स को छोड़ेगा, है ना। और बाद में जाकर के इनका जो है एक्सटर्नल है तो पानी में होगा, है ना, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वहाँ पर। कैसा होगा, एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मतलब क्रॉस का मतलब क्या है, एक अपने एक मेल, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के मेल गैमेट का उसी फीमेल गैमेट से नहीं, बल्कि एक मेल गैमेट का दूसरे मेल गैमेट से, एक मेल गैमेट का सॉरी दूसरे फीमेल गैमेट से, दूसरे ऑर्गेनिज्म के। स्पर्मेटोजोन पेनिट्रेट्स दी ओव्यूम नियरर टू वेजिटल पॉल। तो जो स्पर्मेटोजोन है, मतलब जो स्पर्म है, वो पेनिट्रेट करता है ओव्यूम को वेजिटल पॉल के पास से। पॉलीस्पर्म इज नॉट अलाउड बाय द कोरियन लेयर्स। तो ज़्यादा स्पर्म ना एंटर कर सके, इसलिए जो है जो पॉलीस्पर्मी होती है वो कोरियन लेयर्स के द्वारा बाधित की जाती है। मतलब कोरियन लेयर्स जो है उसमें क्या करती है, टांग अड़ा देती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वेरियस साइटोप्लाज्मिक रीजन्स आर रीअरेंज्ड बाय अ प्रोसेस नॉन एज ooप्लाज्मिक सेग्रीगेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद विभिन्न प्रकार के जो साइटोप्लाज्मिक रीजन्स हैं वो रीअरेंज किए जाते हैं ooप्लाज्मिक सेग्रीगेशन के द्वारा। जैसे कि येलो एंड क्लियर साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट्स इन द लोअर हेमिस्फीयर with a cap of clear cytoplasm over it, and grey yolk laden endoplasm occupies the upper 2/3 of the egg. इसमें क्या था कि जो है जो येलो और क्लियर साइटोप्लाज्म है वो लोअर हेमिस्फीयर में जो है सेग्रीगेट हो जाता है, जिसके ऊपर जो है क्लियर साइटोप्लाज्म की कैप होती है। और ग्रे योक जो है, ग्रे योक से लदी जो मतलब एंडोप्लाज्म है वो एग के ऊपरी जो 2/3 जो हिस्सा है उसमें जो है ऑक्यूपाई हो जाती है, मतलब वहाँ पर रह जाती है। बात करते हैं प्रीजम्पटिव एरियाज। प्रीजम्पटिव एरियाज मतलब कि द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओव्यूम रिजल्ट्स इन मूवमेंट्स ऑफ ओव्यूम साइटोप्लाज्म ooप्लाज्म so that the fertilized egg or zygote is mosaic. It shows presumptive areas with predictable future. तो बेसिकली ऐसे एरियाज बन जाते हैं जिनका जो फ्यूचर होता है वो डिटर्मिनेट होता है, और उनसे मतलब उनको देखने पर पता चल जाता है कि एक ये जो एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया जो है आगे चल कर के इस ऑर्गन्स का या इस स्ट्रक्चर का जो है निर्माण करेगा या फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं क्लीवेज की। तो इसका जो क्लीवेज है, यानी कि विदलन की अगर हम बात करें तो इसका जो क्लीवेज है वो डिटर्मिनेट टाइप होता है और होलोब्लास्टिक होता है, और थोड़ा सा अनइक्वल जाता है। डिटर्मिनेट का मतलब है कि इसमें जो है जो स्ट्रक्चर, जो शुरू में जो स्ट्रक्चर बनती हैं वो उनसे ये डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि इनसे जो है आगे चल कर के ये स्ट्रक्चर बनेगी। और होलोब्लास्टिक मतलब
होलोब्लास्टिक मतलब संपूर्ण रूप से कंप्लीट, जो कंप्लीट जो क्लीवेज होता है। समवट अनइक्वल, अनइक्वल से क्या होगा, जो सेल्स जो है कुछ छोटी होंगी कुछ बड़ी होंगी। और फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर इज प्री डिटरमाइंड, तो वही जो है कि जो ब्लास्टोमेयर जो बनेंगी उनका जो भविष्य होगा वो पहले से ही निर्धारित होगा, पहले से ही डिटरमाइंड होगा। जो पहला क्लीवेज होता है वो वर्टिकल होता है, सेकंड भी जो है वर्टिकल मतलब मेरिडियनल होता है और डिवाइड्स करता है ग्रे क्रेसेंट को जो है दो अनइक्वल पार्ट्स में। सेकंड क्लीवेज जो है इज आल्सो वर्टिकल बट एट राइट एंगल्स टू फर्स्ट। मतलब वर्टिकल मतलब ये जो सेकंड क्लीवेज होगा ये कैसा होगा, द रिजल्टेंट फोर ब्लास्टोमेयर्स आर डिफरेंट, द रिजल्टेंट फोर ब्लास्टोमेयर्स आर डिफरेंट। कहने की बात यह है कि जो पहला क्लीवेज है वो वर्टिकल होगा, दूसरा जो सेकंड जो क्लीवेज है वो भी वर्टिकल होगा, लेकिन वो क्या होगा, राइट एंगल पर होगा पहले के। और ये जो इससे जो रिजल्टेंट जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो डिफरेंट हो गए। टू स्मॉलर ब्लास्टोमेयर्स आर एट द पोस्टीरियर साइड एंड टू लार्जर ब्लास्टोमेयर्स आर एट फ्रंट। ओनली टू ऑफ दीज फोर कंटेन पार्ट्स ऑफ ग्रे क्रेसेंट। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। सपोज करो कि ये एक एग है ना, और इसमें जो जो फर्स्ट क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल, तो कुछ इस तरह से है ना। सेकंड क्लीवेज भी जो है इसमें वर्टिकल होगा, और जो थर्ड क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो मध्य से मतलब मिडल से थोड़ा ऊपर होगा, कुछ इस तरह, ठीक है। तो इस प्रकार जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो अनइक्वल रहती हैं। तो यही बताया कि जो थर्ड क्लीवेज है वो हॉरिजॉन्टल होगा और पासेज लिटिल अबव द इक्वेटर, जो मतलब मध्य से थोड़ा जो है ऊपर होगा, और डिवाइड्स करता है ब्लास्टोमेयर को 8 सेल्स में अरेंज्ड इन 2 टायर्स। फोर्थ क्लीवेज जो रिजल्ट होगा 16 ब्लास्टोमेयर्स में। सब्सिक्वेंटली क्लीवेज बिकम्स इरेगुलर एंड फाइनली रिजल्ट्स इनटू अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड मोरूला। तो इसी तरह जो है क्लीवेज चलता रहेगा और फाइनली जो है हमें एक सॉलिड बॉल मिलेगी सेल्स की, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोरूला। अ सिंगल लेयर्ड फ्लैट सीलोब्लास्टुला विद एन इंटरनल फ्लूइड फिल्ड सेगमेंटेशन कैविटी और ब्लास्टोसिल इज फॉर्म्ड एट 64 सेल स्टेज। इन ऑल इट टेक्स अबाउट 110 मिनट्स। तो एक जो है सेगमेंटेशन कैविटी है, ब्लास्टोसिल की फॉर्मेशन होती है बाद में चल करके जब 64 सेल्स हो जाती है, और इसको बनने में जो है 110 मिनट लगती हैं। Thus, around 64 cells compact blastula is formed having a blastocele in the interior. तो 64 सेल्स जब बन जाएंगी तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला, और इसके बनने की जो प्रक्रिया होगी उसे क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन, और उसमें कौन सी कैविटी होगी, ब्लास्टोसील होगी। और जो अपर स्मॉलर सेल्स हैं उनको माइक्रोमियर्स और एक्टोडर्म, और लोअर लार्जर सेल्स को मैक्रोमियर्स और एंडोडर्म। अब बात करते हैं गैस्ट्रोलेशन की। तो जो गैस्ट्रोलेशन है इट टेक्स प्लेस बाय एम्बोली और इन्वेजिनेशन ऑफ मैक्रोमियर्स। तो इसमें जो है इन्वेजिनेशन होता है मैक्रोमियर्स का, विच नाउ एनक्लोज एंड आर्गेंट्रॉन। द वाइड वेंट्रल ओपनिंग ऑफ द आर्गेंट्रॉन इज द ब्लास्टोपोर, और इसमें जो है ब्लास्टोपोर की फॉर्मेशन होगी। द आर्गेंट्रॉन इंक्रीजिंग ऑब्लिटरेटिंग द ब्लास्टोसील। ये जो आर्गेंट्रॉन है वो बढ़ती जाती है और फाइनली जो है ब्लास्टोसील को ख़त्म करती चली जाती है। और जो आर्गेंट्रॉन है उसमें जो है एक वाइड वेंट्रल ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। और एम्बोली में बेसिकली जो है इन्वेजिनेशन होता है मैक्रोमियर्स का। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट की, लार्वल डेवलपमेंट की। द ब्लास्टोपोर क्लोजेज एंड डेवलप्स अ रूडिमेंट ऑफ टेल। तो टेल की रूडिमेंट स्ट्रक्चर को जो है डेवलप करती है। एंड द एम्ब्रियो इंलोंगेट्स
एंड फॉर्म्स अ टेल्ड लार्वा। और फाइनली जो है एम्ब्रियो जो है एलोंगेट्स हो जाता है और एक टेल्ड लार्वा की जो है फॉर्मेशन होती है। द प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्डल सेल सेपरेटेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द आर्केंट्रॉन ऑक्यूपाई द सेंट्रल कोर ऑफ द लार्वल टेल। और जो नोटोकॉर्डल सेल्स होती हैं वो इस आर्केंट्रॉन के रूप से जो है सेपरेट हो करके जो है लार्वल टेल का सेंट्रल कोर बनाती है। आर्केंट्रॉन प्रोड्यूसेस प्रिजम्पटिव मेसोडर्म एज सॉलिड बैंड्स एंड नॉट एज होलो सीलोमिक सेक्स एज इन बेलेनोग्लॉसिस और ब्रिंकियोस्टोमा। तो जो आर्केंट्रॉन है वही आगे चल कर के क्या बनाती है, मेसोडर्म को बनाती है, वो भी सॉलिड बैंड्स के रूप में, ऐसे नहीं जैसे जो है सीलोमिक सेक्स जो है बेलेनोग्लॉसिस या ब्रिंकियोस्टोमा में पाए जा रहे थे। लगभग 8 घंटे बाद जो है फर्टिलाइजेशन के द कोरियन जो है रप्चर हो जाती है, प्रोबेबली dissolved by an enzyme secreted by inner follicle cells and the fully formed larva hatches out to become free swimming। तो फर्टिलाइजेशन के लगभग 8 घंटे तक ये प्रक्रिया चलने के बाद इसके बाद जो जो कोरियन जो है रप्चर हो जाती है, वो भी रप्चर इसलिए होती है क्योंकि जो है एंजाइम सिक्रेट किया जाता है इनर फॉलिकल सेल्स के द्वारा। और इसके बाद जो है उस एग से जो है एक फुली फॉर्म्ड जो लार्वा है वो बाहर निकल जाता है और ये फ्री स्विमिंग होता है। तो ये कौन सा लार्वा होता है, ये टेडपोल लार्वा होता है। द फुली डेवलप्ड एसिडियन टेडपोल इज माइन्यूट, तो छोटा होता है, अबाउट 1.5 mm लॉन्ग और मोटाइल होता है। इसका जो मतलब 1.5 जो इसकी लंबाई होती है mm। इट्स बॉडी इज कवर्ड बाय अ थिन ट्यूनिक और टेस्ट सिक्रेटेड बाय द एक्टोडर्म। तो इसके चारों ओर एक आवरण होता है, कवर होता है, जिसको ट्यूनिक या टेस्ट बुलाया जाता है, जो कि एक्टोडर्म के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इट हैज़ एन एंटीरियर शॉर्ट ओवल हेड, तो इसका जो हेड होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अंडाकार होती है, ओवल होती है, और ट्रंक होती है और एक पोस्टीरियर लॉन्ग टेल होती है इसके पास। हेड और ट्रंक की बात करें, एट द एंटीरियर एंड पर जो है ट्रंक के जो है 3 एडहेसिव पेपिली होते हैं मेड ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स। तो इसके हेड के आगे जो है 3 एडहेसिव पेपिली होते हैं और ये बेसिकली जो है इसको जब ये सेडेंट्री मतलब फिक्स्ड होने की कगार पर होता है ना, मतलब अभी तो फ्री स्विमिंग है, लेकिन इसका जो एडल्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो एडल्ट है वो फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड पोजीशन में रहता है। तो ये जो एडहेसिव पेपिली है वहाँ पर चिपकने में काम करते हैं। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर एंड लार्ज होलो सेंस वेसिकल और ब्रेन वेसिकल। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली किसका बना होता है, सेंस वेसिकल का या ब्रेन वेसिकल। द सेंस वेसिकल इज कंटिन्यूड पोस्टीरियरली इनटू अ सॉलिड थिक मास ऑफ नर्व सेल्स, द विसरल गैंग्लियन। तो इसका जो सेंस वेसिकल है वो लगातार जो है पीछे की तरफ एक सॉलिड थिक मास में जो है नर्व सेल्स के होता है, जिसको बोलते हैं विसरल गैंग्लियन। इट इज़ कंटिन्यूड पोस्टीरियरली इनटू अ नर्व कॉर्ड। उसके बाद जो है लगातार जो है इस उसके भी पीछे जो है एक नर्व कॉर्ड होती है ना, विच इज़ होलो खाली होती है और कंटिन्यूड इनटू द टेल, और वो इसके टेल रीजन तक होती है। इट लाइज मिड डॉर्सली, तो ये बीच में और पीछे की साइड होती है, डॉर्सल साइड पर। द सेंस वेसिकल कंटेन्स एन पिगमेंट स्टेटोसिस्ट ऑटोसिस्ट एंड टू पिगमेंटेड अनइक्वल ओसिलाई और सिंपल आइज एज सेंस ऑर्गन्स। तो इसके पास जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली कौन कौन से, 2 पिगमेंटेड अनइक्वल ऑसिलेस होते हैं और एक क्या होता है पिगमेंटेड स्टेटोसिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं ऑटोसिस्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या क्या, समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, इसका ट्रंक है ना, ये क्या है, ट्रंक है। ये हमने इसका हार्ट दिखा रखा है, ये इसकी इंटेस्टाइन है और ये है टेल फिन है। यहाँ पर कुछ मिसेनकाइमा सेल्स हैं और ये रहे एडिसिव पेपिली और ये रही फेरिंग्स, है ना। और यहाँ पर एक सेकंड ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसरी वेसिकल ऑटोसिस्ट, है ना।
और स्टमक है, और ये रही आपकी नर्व कॉर्ड यहाँ पर, और नर्व कॉर्ड से जो है नर्व्स निकली हुई हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को जो है इन्होंने खोल के दिखा रखा है, एक्सप्लेन किया हुआ है। सेंसरी वेसिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है नर्व सेल्स का एक ग्रुप है जिसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्न। और ये ओसिलस, दो ओसिलस है वो जो कि अनइक्वल है, हमने बात करी थी। एक है पोस्टेरो डोर्सल ओसिलस और एक है एंटेरो वेंट्रल ओसिलस। क्योंकि ये पीछे की साइड है इसलिए क्या बोल दिया इसको, डोर्सल ओसिलस, है ना। और ये आगे की साइड है और नीचे है इसलिए इसको क्या बोल दिया एंटेरो वेंट्रल ओसिलस। और यहाँ पर जो है क्या है, विसरल गैंग्लियन, है ना। और ये यहाँ पर जो है टेल की जो है टीएस दिखा रखी है, इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। वेंट्रल टेल फिन, है ना, डोर्सल टेल फिन। तो ये जो टेल फिन निकले हुए हैं, एक डोर्सल है और एक वेंट्रल होगा। नर्व कॉर्ड है इसमें, एक्टोडर्म है, डोर्सल लेटरल मसल बैंड है, तो मसल बैंड्स भी हैं, वेंट्रल लेटरल मसल बैंड्स है और लेटरल मसल बैंड्स है, और बीच में क्या है, नोटोकॉर्ड है। बीच में क्या है, नोटोकॉर्ड है। सो द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस फ्रॉम अ एंटेरोडोर्सल माउथ लीडिंग इनटू अ नैरो ब्रैंकियल साइफन। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है जो कि एंटीरियर डोर्सल माउथ से जो कि शुरू हुई है, वो किस में लीड करती है, नैरो ब्रैंकियल साइफन में, जो कि एक लार्ज सैक लाइक फेरिंग्स होती है, शॉर्ट इसोफेगस होती है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होते हैं, और एक छोटी रेक्टम होती है। द एनस ओपन्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम। तो जो एनस होती है वो एट्रियम की साइड में खुलती है। द फेरिंग्स हैज अ वेंट्रल एंडोस्टाइल एंड ऑल्सो अ पेयर ऑफ लार्ज गिल स्लिट्स और स्टिग्मेटा। तो फेरिंग्स के पास इसके जो है वेंट्रल एंडोस्टाइल होती है और पेयर होते हैं किसके, लार्ज गिल स्लिट्स के, जिनको क्या बोलते हैं, स्टिग्मेटा। ईच गिल स्लिट फाइनली स्प्लिट्स टू फॉर्म 6 स्टिग्मेटा। तो प्रत्येक जो गिल स्लिट है वो फाइनली जो है स्प्लिट होकर के 6 स्टिग्मेटा बनाता है प्रत्येक लेटरल साइड में। एन एट्रियल कैविटी इज फॉर्म्ड अराउंड द फेरिंग्स। और जो एट्रियल कैविटी है वो फेरिंग्स के अराउंड जो है फॉर्म होती है लेटरली एंड डोर्सली एंड ओपन्स टू एक्सटीरियर बाय एन एट्रियल एपर्चर लाइंग डोर्सली। जो कि बाहर की तरफ खुलती है एट्रियल एपर्चर के द्वारा, जो कि डोर्सल साइड में होती है। द हार्ट एंड पेरिकार्डियम इज लोकेटेड पोस्टेरो वेंट्रली इन बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक। तो हार्ट और पेरिकार्डियम की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर होती है, पोस्टेरो वेंट्रली, फेरिंग्स और स्टमक के बीच में। मिसेनकाइम सेल्स फाउंड स्कैटर्ड ऑल ओवर द बॉडी बीनीथ द एक्टोडर्म। तो मैंने बताया कि कुछ मिसेनकाइम सेल्स होती है जो कि स्कैटर्ड होती है ऑल ओवर द बॉडी एक्टोडर्म के नीचे, एंड इन अ मास इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ ट्रंक, है ना। बात करते हैं टेल की, तो ये पावरफुल लोकोमोटरी ऑर्गन बीइंग लेटरली कंप्रेस्ड। तो लेटरली मतलब साइड से जो है कंप्रेस्ड है वो, एंड पॉइंटेड टर्मिनली, और इसकी जो टेल होती है वो पॉइंटेड होती है। टेल इज अबाउट 0.9 mm लॉन्ग and is fringed with a vertical continuous tail fin formed by the test and marked with oblique striations looking like fin rays। तो कहने का मतलब ये है इसका कि टेल की जो लंबाई है वो 0.9 mm लॉन्ग है, और जिसमें जो है वर्टिकल कॉन्टिन्यूस टेल फिन है जो कि टेस्ट के द्वारा जो है फॉर्म किए गए हैं, और ऐसा दिखाई पड़ते हैं कि जैसे तिरछे जो हैं स्ट्रिएशन से पट्टियाँ हैं जो कि फिन रेज की तरह दिखाई पड़ते हैं। इट कंटेन्स अ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। इसके पास क्या क्या है, एक तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, एक नोटोकॉर्ड है नर्व कॉर्ड के नीचे, और लेटरल मसल बैंड है। द एंटीरियर एंड जो है नोटोकॉर्ड का स्लाइटली प्रोजेक्ट्स इनटू द ट्रंक रीजन। तो अगर आप इसका किसका नोटोकॉर्ड देखोगे ना, तो इसकी जो नोटोकॉर्ड है वो लगभग जो है थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो ट्रंक रीजन में प्रोजेक्ट है। इसका कहने का मतलब यही है। द एसिडियन टेटपोल लार्वा अनक्वेश्चनेबली अ ट्रू कॉर्डेट। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी अगर हमने अभी लार्वा की स्टडी करी है ना, लार्वल डेवलपमेंट देखा, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लार्वा के पास जो है तीनों जो कॉर्डेट के बेसिक कैरेक्टर है, फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, वो पाए जा रहे हैं।
तो इससे सिग्निफिकेंस क्या मिलती है? तो इससे यही पता चलता है कि ये एक ट्रू कॉर्डेट है। हैविंग अ डोर्सल, जिसके पास जो है डोर्सल होलो नर्व ट्यूब है, एक नोटोकॉर्ड है टेल में और पेयर्ड गिल स्लिट्स है फेरिंग्स में। एंड आफ्टर अबाउट 3 आवर्स ऑफ एक्टिव नॉन फीडिंग एंड फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस इट सिंक्स टू दी बॉटम। तो 3 घंटे के बाद एक्टिव सक्रिय रहने के बाद जो है ये जो फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस है ये बॉटम में सिंक हो जाती है, मतलब एक आधार से ये चिपक जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है और ये आधार से चिपक जाता है, फ्री स्विमिंग ना रह करके एक फिक्स्ड पोजीशन पर जो है अटैच हो जाता है और उसके कुछ जो एडवांस कैरेक्टर होते हैं वो लगभग जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुछ था इसके डेवलपमेंट के बारे में। एक बार आप इसको रिपीट करिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।